गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ फॉर एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12 AG की एग्रोनॉमी सेकंड का पहला चैप्टर सिंचाई। तो सिंचाई के बारे में पढ़ने से पहले हम बात करते हैं सिंचाई की परिभाषा। सिंचाई की परिभाषा क्या होती है, यानी सिंचाई कहते किसे हैं। तो उस हिसाब से सिंचाई की जो परिभाषा दी गई वो अगर साधारण शब्दों में बात की जाए तो होता है फसलों या वृक्षों के उत्पादन हेतु कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। यानी कि फसल है या वृक्ष हैं, उनको उत्पादन करना है, उनको उत्पादित करना है तो उनको कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति करना ही सिंचाई कहलाता है। और अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो फसलों या पौधों की उचित वृद्धि एवं विकास तथा अच्छे उत्पादन हेतु मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम ढंग से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। तो इसकी दो परिभाषाएं। अब बात आती है कि हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती क्यों है। अगर आप सिंपल से सोचें तो सिंचाई हमें क्यों जरूरत होती है, क्योंकि हमें पता है कि पौधों को वृद्धि एवं विकास के लिए नमी की आवश्यकता होती है। और जब मौसम में या जब मौसम जो शुष्क होता है हमारा, तो आपूर्ति जो है जल की आपूर्ति वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसलिए हमें पौधों के विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति कराने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता करनी पड़ती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे फसलों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, तो अगर हम बात करें, जैसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारा कि कम वर्षा होने तथा वर्षा की अनियमितता के कारण भी फसलें अच्छी प्रकार से नहीं उगाई जा सकती। जैसे कई बार क्या होता है, कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बरसात जो होती है अनिश्चित समय पर होती है, उसका कोई निश्चित समय नहीं होता, या अगर होती भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है, जिससे फसलों का अच्छी प्रकार से विकास ना हो सके। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि फसलों के अच्छी प्रकार से उत्पादन करने के लिए, या जिससे फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा हो, प्रॉफिटेबल हो यानी लाभदायक हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि फसलों को हम कृत्रिम तरीके से सिंचाई करते हैं, जिससे क्या है कि अतः फसलों की समय से बुआई एवं पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए समय से सिंचाई आवश्यक है। उसका दूसरा पॉइंट आता है अधिक पानी चाहने वाली फसलों को सिंचाई की विशेष आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि ऐसी फसलें जो जैसे जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे धान, गन्ना, ऐसी फसलें होती जो ये वर्षा आधारित सिर्फ वर्षा के भरोसे नहीं की जा सकती, यानी इन पे सिंचाई की विशेष आवश्यकता होती है। इनकी जलमांग जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमें अधिक पानी चाहने वाली फसलों को भी सिंचाई की विशेष आवश्यकता होती है। इसके बाद जैसे अगला पॉइंट है, वर्तमान समय में सघन फसल चक्र अपनाया जा रहा है जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है, वर्तमान समय में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। अधिक खाद्यान्न की पूर्ति के लिए हम सघन फसल चक्र अपना रहे हैं। तो इसके लिए हमें जब अधिक फसलें उगाएंगे तो हमें अधिक सिंचाई की भी आवश्यकता होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है, पाला तथा लू के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए सिंचाई का प्रबंध करना आवश्यक है। ये तो आप लोगों ने अपने गांव में भी, अपने घर पे भी देखा होगा कि लोग कहते हैं पाला बहुत पड़ रहा है फसलों में सिंचाई कर दो, या लू बहुत ज़्यादा हो रही है फसलों में सिंचाई कर दो। तो ये भी एक प्रकार से फसलों को बचाने के लिए फसलों में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। उसका अगला पॉइंट है, फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े जैसे दीमक, चूहा आदि को सिंचाई द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि खेत में जैसे दीमक है और चूहे लग जाते हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, खेत में सिंचाई कर देते हैं। कोई किसी भी कीटनाशक का प्रयोग ना करके हम खेत में सिंचाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है चूहे खेत से बाहर चले जाते हैं, दीमक भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सिंचाई के लाभ, यानी अभी तो हमने क्या पढ़ा कि सिंचाई की परिभाषा क्या होती है, यानी डिफिनेशन ऑफ इरिगेशन। और उसके बाद बात करते हैं सिंचाई के लाभ, यानी सिंचाई से लाभ क्या होते हैं, यानी कि किसानों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं इससे, यानी कि एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो अगर हम पहले बिंदु की तरफ देखें तो इसमें है कि सिंचाई करने से फसलों का उत्पादन बढ़ता है, जिससे खाद्य समस्या हल हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, सबको पता है कि अगर फसल की हम सिंचाई करेंगे तो फसलों का उत्पादन अच्छा होगा। जब उत्पादन अच्छा होगा तो खाद्य जो होगा, खाद्यान्न की अधिक प्राप्ति होगी, यानी जिससे देश में खाद्यान्न की समस्या हल हो जाएगी। वैसे भी अगर भारत की बात करें तो भारत में पॉपुलेशन बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ पे खाद्यान्न की वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंचाई के साधनों का उपयोग करना या सिंचाई का उपयोग करना वैसे भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसका दूसरा पॉइंट है किसानों की आर्थिक दशा अच्छी हो जाती है। अब आर्थिक दशा क्या मतलब,
यानी कि जब खेतों में फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होगा तो किसान उसका विक्रय करेंगे, यानी मार्केट में ले जाकर बेचेंगे। बेचेंगे तो उन्हें उससे धन प्राप्त होगा, यानी कि एक साथ उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन यानी कि आर्थिक दशा में बहुत अच्छी हो जाएगी, आर्थिक दशा सुधर जाएगी, एक साथ उनका जो जीवन स्तर है वो भी सुधर जाएगा। अगला पॉइंट है देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, किसानों की आर्थिक दशा अच्छी हो जाती है। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि आर्थिक यानी देश की आर्थिक स्थिति। अब बात आती है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसे, तो जाहिर सी बात है जब उत्पादन अधिक होगा यानी कि हमारे प्रयोग से अधिक होगा, यानी कि इतना होगा कि हम उसको बेच सकें, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि हम एक देश से दूसरे देश को बेच सके। तो इससे क्या होगा, हम जो भी खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे वो हम दूसरे देश को बेचकर उस देश की मुद्रा प्राप्त करेंगे, और वो मुद्रा हमारे लिए एक हिसाब से आर्थिक स्थिति में सुधार में सहयोग करेगी, यानी कि हिसाब से आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। जब हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करेंगे तो उसका हम प्रयोग अपने देश में करेंगे और वो आर्थिक स्थिति में सुधार का एक सूचक होगा। उसका अगला पॉइंट है सिंचाई की समुचित व्यवस्था होने से मूल्यवान फसलों की खेती की जा सकती है। अब जाहिर सी बात है कि कई फसलें ऐसी हैं जिनका उत्पादन हम कम सिंचाई में नहीं कर सकते, यानी कि कम पानी में नहीं कर सकते, जैसे धान है, केला है, गन्ना है। इस तरीके से काफ़ी फसलें हैं जिनके उत्पादन के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता या पानी के साधन की आवश्यकता होती है, और ये फसलें काफ़ी मूल्यवान होती है, यानी जैसे मार्केट में प्राइस भी अच्छी मिलती है, जैसे कपास हो गया। तो इस तरीके से इस तरीके की फसलों की खेती करने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। और सिंचाई की उसके बाद फिर अगला है हमारा सिंचाई द्वारा हानिकारक कीड़े मकोड़ों से फसल को बचाया जा सकता है, जैसे दीमक, चूहा। तो कई बार क्या होता है खेत में दीमक लग जाते हैं, चूहे लग जाते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं कीटनाशक न प्रयोग करके खेत में सिंचाई कर देते हैं, जिससे दीमक निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर खेत में चूहे लगे हैं तो चूहे खेत को छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस तरीके से फसल की सुरक्षा सिंचाई द्वारा भी इस तरीके से हम अभी तक जैसे मैंने देखा कि सिंचाई से लाभ क्या होते हैं, यानी सिंचाई के एडवांटेज क्या है, तो उसी तरीके से कई बार क्या होता है सिंचाई जब अत्यधिक हो जाती है तो उससे क्या होता है, यानी डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई से हानियाँ। तो अक्सर क्या होता है कि अधिक सिंचाई से प्रारंभिक खर्च अधिक होता है। कई बार क्या होता है जब हम आवश्यकता से अधिक सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने को जो साधन प्रयोग करते हैं, तो उस साधन को चलाने के लिए, जैसे मान लो हम इंजन का प्रयोग कर रहे हैं तो इंजन को चलाने के लिए डीजल का प्रयोग करेंगे। अगर हम अधिक सिंचाई करेंगे तो हमें अधिक डीजल की आवश्यकता होगी, जो कि कॉस्टली होगा, जो कि एक हिसाब से प्रारंभिक खर्च उसका अधिक ही आएगा। या हम मान लो बिजली का इंजन प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अधिक बिजली की यूनिट का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से एक प्रकार से अधिक सिंचाई कराना प्रारंभिक खर्च को अधिक करना होता है। उसका दूसरा पॉइंट है हमारा कि अधिक सिंचाई से मृदा के पोषक तत्व भूमि की निचली तहों में निछालित हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब कई बार क्या होता है कि खेत में अगर पानी आवश्यकता से अधिक भर जाने पर क्या होता है कि जो खेत के पोषक तत्व जो होते हैं, यानी खेत के जो पोषक तत्व होते हैं, जो मृदा के पोषक तत्व होते हैं, वो जल के साथ घुलकर पृथ्वी की मिट्टी की निचली सतह में पहुंच जाते हैं, यानी कि जड़ों से काफी नीचे हो जाते हैं, और एक हिसाब से वो जड़ों की पहुंच से दूर हो जाते हैं, जिससे उन पोषक तत्वों का प्रयोग पौधे नहीं कर पाते और उनका जो उत्पादन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा नहरों से सिंचाई करने पर मृदा जनित रोग कारक खरपतवारों के बीज बहकर आ जाते हैं और खेत में उगकर फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ये कई बार देखा गया है कि खेत में अगर हम नहर से सिंचाई करते हैं तो इस तरीके कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो नहर के पानी से बहकर खेत में आते हैं और आकर वहाँ पे अपना अनुकूल परिस्थिति पाकर खेत में उग जाते हैं और एक साथ से फसल के साथ प्रतियोगिता करके फसलों को प्रभावित करते हैं। अभी तक जैसे मैंने देखा कि सिंचाई से लाभ क्या होते हैं, यानी सिंचाई के एडवांटेज क्या है, तो उसी तरीके से कई बार क्या होता है सिंचाई जब अत्यधिक हो जाती है तो उससे क्या होता है, यानी डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई से हानियाँ। तो अक्सर क्या होता है कि अधिक सिंचाई से प्रारंभिक खर्च अधिक होता है। कई बार क्या होता है जब हम आवश्यकता से अधिक सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने को जो साधन प्रयोग करते हैं, तो उस साधन को चलाने के लिए, जैसे मान लो हम इंजन का प्रयोग कर रहे हैं तो इंजन को चलाने के लिए डीजल का प्रयोग करेंगे। अगर हम अधिक सिंचाई करेंगे तो हमें अधिक डीजल की आवश्यकता होगी, जो कि कॉस्टली होगा, जो कि एक हिसाब से प्रारंभिक खर्च उसका अधिक ही आएगा। या हम मान लो बिजली का इंजन प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अधिक बिजली की यूनिट का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से एक प्रकार से अधिक सिंचाई कराना प्रारंभिक खर्च को अधिक करना होता है। उसका दूसरा पॉइंट है हमारा कि अधिक सिंचाई से मृदा के पोषक तत्व भूमि की निचली तहों में निछालित हो जाते हैं।
इसका कहने का मतलब कई बार क्या होता है कि खेत में अगर पानी आवश्यकता से अधिक भर जाने पर क्या होता है कि जो खेत के पोषक तत्व जो होते हैं, यानी खेत के जो पोषक तत्व होते हैं, जो मृदा के पोषक तत्व होते हैं, वो जल के साथ घुलकर पृथ्वी की मिट्टी की निचली सतह में पहुंच जाते हैं, यानी कि जड़ों से काफी नीचे हो जाते हैं और एक हिसाब से वो जड़ों की पहुंच से दूर हो जाते हैं, जिससे उन पोषक तत्वों का प्रयोग पौधे नहीं कर पाते और उनका जो उत्पादन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा नहरों से सिंचाई करने पर मृदा जनित रोग कारक खरपतवारों के बीज बहकर आ जाते हैं और खेत में उगकर फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ये कई बार देखा गया है कि खेत में अगर हम नहर से सिंचाई करते हैं तो इस तरीके कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो नहर के पानी से बहकर खेत में आते हैं और आकर वहाँ पे अपना अनुकूल परिस्थिति पाकर खेत में उग जाते हैं और एक तरह से फसल के साथ प्रतियोगिता करके फसलों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि मृदा जल क्या है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मृदा जल क्या है और इसके प्रकार क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अगर हम बात करें मृदा जल क्या है तो इसमें क्या होता है कि मृदा में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। सिंपल सा है कि मृदा में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। और उसके बाद फिर बात आती है कि मृदा जल के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है आपका, केशिका जल या कैपिलरी वाटर। उसके बाद अरे यार रुको 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 रुको। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मृदा जल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि मृदा जल क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है मृदा जल क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो जैसे हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, सिंपल सा है कि मृदा में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। यानी एक लाइन में इसकी परिभाषा है कि मृदा में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि मृदा जल के प्रकार, यानी कि मृदा जल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है केशिका जल, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी वाटर। दूसरा है आर्द्रताग्राही जल, यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तीसरा है गुरुत्वीय जल, यानी ग्रेविटेशनल वाटर। उसका चौथा है रवों का पानी या रवों का जल, ये होता है क्रिस्टलाइन वाटर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि केशिका जल क्या है, आर्द्रताग्राही जल क्या है, गुरुत्वीय जल क्या है, रवों का जल क्या है, पौधों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है या पौधे इसका किस तरीके से प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। इसके बाद मृदा जल का अगला प्रकार है गुरुत्वीय जल, यानी ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर जैसे इसकी परिभाषा क्या है कि वर्षा या सिंचाई के बाद जो जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है और मिट्टी के कण उसे रोकने में असफल रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है। तो इसके सिंपल से परिभाषा, जैसे मान लो मिट्टी के कण है और है ना इधर, जैसे मिट्टी के कण है तो इनमें क्या होता है, ये सतह लेयर हम क्या करते हैं सिंचाई करते हैं तो जो पानी होता है, जो जल होता है, इन कणों के बीच में ग्रेविटेशनल में स्वाभाविक है कि पृथ्वी में जो है गुरुत्वाकर्षण पर कोई भी चीज हो उसे अपनी नीचे की ओर खींचती है। तो ये जो वह जल होता है ये कणों के बीच से होता हुआ नीचे चला जाता है, यानी कि जो ये कण होते हैं इस जल को, जो ऊपर से नीचे जा रहा है, जल को रोकने में असफल रहते हैं। यानी कि इस जल को जब रोकने में असफल रहते हैं तो इसी जल को गुरुत्वाकर्षण जल या ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है। यानी सिंपल सा आपको करना है कि सिंचाई या वर्षा के बाद जो जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है और मिट्टी के कण उसे रोकने में असमर्थ रहते हैं, वह जल गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है। यानी कि कणों के बीच से होता हुआ नीचे चला जाता है और पौधों के किसी काम में नहीं आता, तो वो जल कहलाता है ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वाकर्षण जल। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रकार के, यानी रवों का पानी। तो इसकी परिभाषा क्या है, सिंपल सा है कि यह जल मृदा कणों में होता है, यानी कि जो मृदा के कण होते हैं जो उसमें यह जल मृदा कणों में होता है और पौधों के लिए इसका कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि जो मृदा के कण होते हैं उनके बीच मृदा कणों के अंदर जल होता है और पौधे इसका किसी भी तरीके से कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारे मृदा जल यानी सॉइल वाटर पूरा कंप्लीट हुआ। इसके प्रकार 4 प्रकार है, कौन कौन से, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल, उसके बाद तुम्हारा है ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय जल,
उसके बाद है रवों का पानी, ये 4 प्रकार के। तो आपको याद क्या करना है कि मृदा जल किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, एक बार फिर से याद करिए। केशिका जल, आर्द्रता ग्राही जल, गुरुत्वीय जल, रवों का पानी, ये 4 प्रकार होते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है फसलों का जलमान। इसके बाद मृदा जल का अगला प्रकार है गुरुत्वीय जल यानी ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर जैसे आज की परिभाषा क्या है कि वर्षा या सिंचाई के बाद जो जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है और मिट्टी के कण उसे रोकने में असफल रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है। तो इसके सिंपल से परिभाषा जैसे मान लो मिट्टी के कण है और है ना इधर, जैसे मिट्टी के कण है तो इनमें क्या होता है, ये सतह लेयर, हम क्या करते हैं सिंचाई करते हैं तो जो पानी होता है, जो जल होता है, इन कणों के बीच में ग्रेविटेशनल वेव स्वाभाविक है कि पृथ्वी में जो है गुरुत्वाकर्षण पर कोई भी चीज हो उसे अपनी नीचे की ओर खींचती है। तो ये जो वह जल होता है ये कणों के बीच से होता हुआ नीचे चला जाता है, यानी कि जो ये कण होते हैं इस जल को जो ऊपर से नीचे जा रहा है जल को रोकने में असफल रहते हैं, यानी कि इस जल को जब रोकने में असफल रहते हैं तो इसी जल को गुरुत्वाकर्षण जल या ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है। यानी सिंपल सा आपको करना है कि सिंचाई या वर्षा के बाद जो जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है और मिट्टी के कण उसे रोकने में असमर्थ रहते हैं, वह जल गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है। यानी कि कणों के बीच से होता हुआ नीचे चला जाता है और पौधों के किसी काम में नहीं आता, तो वो जल कहलाता है ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वाकर्षण जल। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रकार के यानी रवों का पानी। तो इसकी परिभाषा क्या है, सिंपल सा है कि यह जल मृदा कणों में होता है, यानी कि जो मृदा के कण होते हैं जो उसमें यह जल मृदा कणों में होता है और पौधों के लिए इसका कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि जो मृदा के कण होते हैं उनके बीच मृदा के अंदर, मृदा कणों के अंदर जल होता है और पौधे इसका किसी भी तरीके से कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारे मृदा जल यानी सॉइल वाटर पूरा कंप्लीट हुआ। इसके प्रकार 4 प्रकार है, कौन कौन से, केशिका जल, आर्द्रता ग्राही जल, उसके बाद तुम्हारा है ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय जल, उसके बाद है रवों का पानी, ये 4 प्रकार के। तो आपको याद क्या करना है कि मृदा जल किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, एक बार फिर से याद करिए। केशिका जल, आर्द्रता ग्राही जल, गुरुत्वीय जल, रवों का पानी, ये 4 प्रकार होते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है फसलों का जलमान। जैसा कि हमने कहा कि जो मृदा जल होता है वो 4 प्रकार का होता है। तो जैसे उसमें पहला जो प्रकार है केशिका जल, यानी इसे बोलते हैं कैपिलरी वाटर। तो जब इसकी जो परिभाषा है सिंपल सा है कि जब मृदा में पानी दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो पानी की मात्रा या जो पानी की मात्रा सूक्ष्म कोशिका रंध्रों में कणों के बीच मृदा द्वारा रोक ली जाती है, वह जल केशिका जल या कैपिलरी वाटर कहलाता है। जो पौधों की जो जड़ें होती है केशिका जल का ही अवशोषण करती है। अगर इसे हम अपने शब्दों साधारण शब्दों समझें तो पानी जब हम खेत में सिंचाई करते हैं तो सिंचाई को जो जल होता है वो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यानी कि पानी नीचे जाता है, तो उस नीचे जाने की प्रक्रिया के दौरान पानी की वह मात्रा जो सूक्ष्म कोशिका रंध्रों में कणों के बीच यानी कि जो मृदा के कणों के बीच में जो रंध्रावकाश होता है उस रंध्रावकाश में मृदा द्वारा रोक ली जाती है, वह जल केशिका जल या कैपिलरी वाटर कहलाता है और जड़ें इसी जल का प्रयोग करती हैं। इसके बाद जैसे अगला प्रकार है आर्द्रता ग्राही जल यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो इसकी परिभाषा है कि मृदा में अत्यधिक नमी हो जाने पर भी मृदा में अत्यधिक नमी की कमी यहाँ पे नोट कर लेना कि मृदा में अत्यधिक नमी की कमी हो जाने पर भी कणों के खुले हुए पृष्ठ पर एक अत्यंत बारीक जल की परत लगी रहती है, इसे ही आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। और इस जल की सबसे खास बात या विशेषता क्या है कि पौधे के लिए इस जल की कोई उपयोगिता नहीं होती, यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जल का पौधे किसी भी तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लो मृदा का कण है, सॉइल है, तो इसमें क्या होगा, उपयोगिता क्या होगा, ये कण पे बिल्कुल हल्का एकदम बारीक चिपका हुआ होगा, यानी कण के चारों तरफ बिल्कुल हल्का बारीक चिपका हुआ होगा और इससे क्या होगा कि पौधे इसका किसी भी तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बिल्कुल एक पतली परत टाइप का
ये होगा। इसके बाद है अगला, इसके बाद मृदा जल का अगला प्रकार है गुरुत्वीय जल यानी ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर जैसे आज की परिभाषा क्या है कि वर्षा या सिंचाई के बाद जो जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है और मिट्टी के कण उसे रोकने में असफल रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है। तो इसके सिंपल से परिभाषा, जैसे मान लो मिट्टी के कण है और है ना इधर, जैसे मिट्टी के कण है तो इनमें क्या होता है, ये सतह लेयर, हम क्या करते हैं सिंचाई करते हैं तो जो पानी होता है, जो जल होता है, इन कणों के बीच में ग्रेविटेशनल वेव, स्वाभाविक है कि पृथ्वी में जो है गुरुत्वाकर्षण बल कोई भी चीज हो उसे अपनी नीचे की ओर खींचती, तो ये जो वह जल होता है ये कणों के बीच से होता हुआ नीचे चला जाता है। यानी कि जो ये कण होते हैं इस जल को, जो ऊपर से नीचे जा रहा है, जल को रोकने में असफल रहते हैं। यानी कि इस जल को जब रोकने में असफल रहते हैं तो इसी जल को गुरुत्वाकर्षण जल या ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है। यानी सिंपल सा आपको करना है कि सिंचाई या वर्षा के बाद जो जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है और मिट्टी के कण उसे रोकने में असमर्थ रहते हैं, वह जल गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है। यानी कि कणों के बीच से होता हुआ नीचे चला जाता है और पौधों के किसी काम में नहीं आता, तो वो जल कहलाता है ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वाकर्षण जल। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रकार के, यानी रवों का पानी। तो इसकी परिभाषा क्या है, सिंपल सा है कि यह जल मृदा कणों में होता है। यानी कि जो मृदा के कण होते हैं जो उसमें यह जल मृदा कणों में होता है और पौधों के लिए इसका कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि जो मृदा के कण होते हैं उनके बीच मृदा के अंदर, मृदा कणों के अंदर जल होता है और पौधे इसका किसी भी तरीके से कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारे मृदा जल यानी सॉइल वाटर पूरा कंप्लीट हुआ। इसके प्रकार 4 प्रकार है, कौन कौन से, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल, उसके बाद तुम्हारा है ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय जल, उसके बाद है रवों का पानी, ये 4 प्रकार के। तो आपको याद क्या करना है कि मृदा जल किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, एक बार फिर से याद करिए, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल, गुरुत्वीय जल, रवों का पानी, ये 4 प्रकार होते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है फसलों का जलमान। जैसे हम बात कर रहे थे कि हेडिंग है फसलों की जलमांग यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में, कि फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक जितने गहरे जल की आवश्यकता होती है उसे जलमांग कहते हैं। यानी कि जैसे फसल की बुआई करने से लेकर उसकी कटाई तक हम जितनी बार सिंचाई करते हैं, यानी जितने भी जल उसे देना पड़ता है, वो एक हिसाब से उस फसल की जलमांग है। अब जैसे उसको जलमांग ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जलमांग में कई चीजें इफेक्ट डालती हैं, जैसे वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त जल, सिंचाई के समय नष्ट हुआ जल, प्लस विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त जल। यानी इतने तरीके से जो जल टोटल जो उसमें लगता है सिंचाई में, वो टोटल उस फसल की जलमांग कहलाती है। अब जैसे बात करते हैं कि कितने गहरे जल की, तो जैसे मान लो गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल में जब हम बुआई करते हैं, मान लो उसमें अगर हम साधारण रूप से लिखते हैं कि 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अगर सिंचाई के अगर सभी साधन उपलब्ध है तो गेहूं में सामान्यतः 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो अब जैसे बात कर रहा है जितने गहरे जल, अब इतने गहरे जल का है मतलब कि अगर हम एक बार में अगर 5 सेंटीमीटर अगर सिंचाई कर रहे हैं, एक बार में हमने सिंचाई की 5 सेंटीमीटर, और अगर हम 5 सिंचाई कर रहे हैं, अगर हम 6 सिंचाई नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 5 सिंचाई, तो अगर हम 5 सिंचाई अगर हर बार 5 सेंटीमीटर से कर रहे हैं तो टोटल सिंचाई कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग 25 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई गेहूं में की जा रही है। यानी जब बात आए, अगर आपसे कोई पूछे कि जितने गहरे जल की आवश्यकता, इसका क्या मतलब होगा, तो आप बोल सकते हो कि अगर हम पहली सिंचाई जब एक बार सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के पानी की जो गहराई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम 5 सिंचाई करते हैं तो उसी से हम एग्जैक्ट कर लेंगे 5 गुणे 5 या 5 गुणे 6, तो लगभग जो हमारा एवरेज आएगा वो 25 से 30 सेंटीमीटर गहरे जल का आएगा। तो इस तरीके से हम सभी फसलों का ज्ञात कर सकते हैं कि कितने गहरे जल की सिंचाई की जा रही है। और जलमांग ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पीकरण प्लस उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त जल प्लस सिंचाई के समय नष्ट हुआ जल प्लस विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त जल। यानी कि वाष्पोत्सर्जन में कितना जल लग रहा है, वाष्पीकरण में कितना लगा, उपापचयी क्रियाओं में कितना लगा, उपापचयी मतलब जो पौधे जो अपना पादप संबंधी कार्य, भोजन बनाने संबंधी कार्य करते हैं, और सिंचाई के समय नष्ट हुआ जल, जैसे मान लो सिंचाई करते हैं कई बार रास्ते में नष्ट हो जाता है, नाली फूट जाती है, इस तरीके से और कहीं निकल जाता है पानी, तो और विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त जल।
तो इन सब तरीकों से मिला के जो टोटल जल लगता है वो फसल की जल मांग कहलाता है। तो ये आज तक का लेक्चर था। इसके बाद हम कल जब बात करेंगे तो कल के लिए हम जो कल जो टॉपिक होगा, कल होगा टॉपिक फसल की जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम बात कर रहे थे कि जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग्स ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। तो जब हम कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इससे स्टार्ट होगा, यानी कि जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।